जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी कीर्ति मेहरोत्रा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से काम के लिए मना करो। तमीज भूल गई हो बिल्कुल। चलो उठो इसी समय और माँ से माफ़ी मांगो। अमन चिल्लाते हुए अपनी पत्नी विशाखा से बोला। अमन, तुम देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी माँ ही सही लग रही है। मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? हर बार मैं अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन आज नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती माँ जी की है। वह ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाने के पीछे पड़ी है, जबकि मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। विशाखा कहते हुए रोने लगी। तुम्हारा तो रोज का रोना है बीमारी का। घर के काम कौन करेगा? वह तो नहीं करेगी। अमन, यह देखो, बुखार के जांच की रिपोर्ट में मुझे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम करने के लिए कहा है। अब यह सब तो इसके चोचले हैं आराम फरमाने के। मैं भी सब समझती हूँ। मुझसे किसी काम की उम्मीद भी मत रखना। इस बुढ़ापे में यह घर गृहस्थी के काम और तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे मुझसे। अपने मायके से किसी को बुला लो अपनी सेवा करने के लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, उनसे तो घर के काम नहीं होंगे। तुम बीमार बनी रहोगी तो यह घर और बच्चे कौन संभालेगा? माँ, मेरे बच्चे और मुझसे नहीं संभाल सकती, लेकिन अपने आप को और अपने बच्चे यानी तुम्हें तो संभाल सकती है ना। मैं अपनी देखभाल के लिए अपने मायके से किसी को क्यों बुलाऊं? जब भली चंगी रहूं, घर के सारे काम करूं, तब तो सारे सुख आप लोग उठाओ, और जब बीमार पड़ो तो पति सास सब किनारा कर ले और मायके वाले आकर संभाले। माँ जी का तो समझ में आता है, वह बहू का दर्द नहीं समझती, लेकिन तुम तो मेरे पति हो। जब मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं समझ सकते? फिर कैसा हमारा जीवन साथी का रिश्ता? मैं सही रहती हूँ तो पूरे घर का काम करती हूँ, लेकिन आज सच में मेरी तबीयत खराब है, तभी मैंने माँ जी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने घर के सभी काम निपटाए, लेकिन खाना बनाते समय चक्कर आने लगे तो छोड़कर कमरे में आकर लेट गई। उस समय भी मैं माँ को बताकर आई थी, लेकिन उन्होंने आपको नमक मिर्च लगाकर ऐसा बताया कि मुझे जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी हूँ। बताते हुए विशाखा फफक फफक कर रोने लगी और बेहोश हो गई। उसे देखकर वह घबरा गया और आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो सच में उसे बहुत तेज बुखार था। उसे उस अवस्था में उल्टी हुई। उसे लेकर अस्पताल भागा, जहां जांच में उसके प्लेटलेट्स बहुत कम निकली। विशाखा को जल्दी से प्लेटलेट चढ़ाई जाने लगी। प्लेटलेट चढ़ाने के बाद जांच हुई तो पता चला कि प्लेटलेट बढ़ ही नहीं रही। डॉक्टर अमन के पास आए और बोले, यह सुबह यहाँ बुखार की जांच करवाने आई थी, तब उसमें डेंगू बुखार की पुष्टि हुई थी। मैंने इनको दवाइयाँ लिख दी थी और आराम करने को कहा था। अचानक से इनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? लगता है इन्होंने बुखार की हालत में भी आराम नहीं किया, इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इनकी प्लेटलेट्स बढ़े, तभी इन्हें बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर अमन को विशाखा की बातें याद आने लगी कि वह किस तरह से रो रो कर अपनी बात कह रही थी, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। आज उसकी वजह से उसकी पत्नी का यह हाल हुआ है। क्या घर के काम उसकी जान से ज़्यादा जरूरी हो गए? वह एक दिन भी घर के काम नहीं संभाल सकते? सोचते सोचते वह भी रोने लगा और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, बस एक मौका दे दीजिए, मेरी विशाखा को ठीक कर दीजिए, फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके बिना तो मैं सच में यह घर और बच्चे नहीं संभाल सकता।
तभी उसे अपने कंधे पर माँ का हाथ महसूस हुआ तो उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा, माँ, आपके साथ मैं भी विशाखा का अपराधी हो गया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कहकर मुंह घुमा लिया। तभी नर्स ने आकर बताया कि आपकी पत्नी की स्थिति काबू में है, उनकी प्लेटलेट्स बढ़ रही है। अमन और उसकी माँ जल्दी से विशाखा के पास गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो विशाखा, तुम्हारे कहने के बाद भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। आप लोग माफ़ी मत मांगो, बस हम लोग आज आपस में एक वादा करते हैं कि हम सभी एक दूसरे की तकलीफ ज़रूर समझेंगे। और हाँ, आज हमें भी अपनी गलती और तुम्हारी कीमत समझ में आ गई है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।